हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा था वन टॉपिक वन वीडियो, और उसके माध्यम से हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं। जैसे कि आप लोग सभी समझ पा रहे होंगे, हमारी 21 क्लास एक तरह से समथिंग हो चुकी है। और आज हमारा जो क्लास होगा, जो कल हम गदर पार्टी और कामागाटा हमारे इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग हमारी लास्ट वीडियो को एक बार जल्दी से निहार के आना, चेक करके आना, है ना। और उसके बाद इस वीडियो को एक तरह से देखना। अगर कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो पहले हमारी बैक जो वीडियो उनको एक बार थोड़ा सा आप लोग दृष्टिगोचर करना। उसी जो लास्ट वीडियो था, इससे पहले जैसे कि गदर पार्टी एंड कामागाटामारू इंसिडेंट के मैं बारे में बात कर रहा हूं, उसी का एक सेकंड पार्ट है। क्योंकि काफी क्वेश्चन होते हैं तो एक वीडियो में सारे हम कवर नहीं कर पाए, क्योंकि लंबी वीडियो ज्यादा हो जाती है। तो उसी का सेकंड पार्ट आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो उम्मीद करें आप लोग एक तरह से इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और आप लोग अपने भी एक तरह से अच्छे से नोट्स बनाओगे और ज्ञान अर्जित करोगे, है ना। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में, कोई भी आपका एग्जाम होगा हिंदुस्तान के अंदर, कंपटीशन एग्जाम है जिसमें जीके जीएस आती है, हर एग्जाम से संबंधित ये वीडियो आपकी किफायती होगी। तो बात करते हैं आज के इस छोटे से सेशन में, जो कि सेकंड पार्ट है हमारा गदर पार्टी कामागाटामारू इंसिडेंट का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आज इस स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हो। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा गया साहब कि किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में जो लगा था या हुआ था भारत के अंदर में भाग लिया था। यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया, देखो हमारे देश के अंदर काफी दिल्ली दरबार हुए थे, आपने सुना होगा। एक तो दिल्ली दरबार दिल्ली आयोजन 1911 का आपने सुना होगा, एक दिल्ली दरबार हमारे देश के अंदर 1877 के अंदर भी आयोजित हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि जो 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था ना, उस दिल्ली दरबार में खादी के वस्त्र पहनकर निम्न में से कौन बंदे गए थे। ऑप्शन आपके सामने है, जैसे कि गणेश वासुदेव जोशी है, एमजी रानाडे है, रविंद्रनाथ टैगोर है, बालेंद्रनाथ टैगोर है। ये एक तरह से चार ऑप्शन मैंने यहां पर बनाए है ना। और देखो जो हमारा टॉपिक चल रहा है, मैंने कल भी आपसे बोला था कि हमारे टॉपिक का जो टाइटल होता है ना, जैसे कि टाइटल हमने कामागाटामारू इंसिडेंट इस टॉपिक का टाइटल रखा था, 1914 के समय की घटना है। लेकिन उससे संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन बनते हैं वो तो आपको हो ही जाते हैं, बट उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, और उन सभी क्वेश्चनों को हम इन्हीं सेशन के अंदर एक तरह से लेकर आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया भर के टाइटल तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, है ना। एक टाइटल को माध्यम बनाते हैं और उससे संबंधित उस समय के या उस समय के आसपास की जो भी देश के अंदर आंदोलनकारी एक तरह से क्रांतिकारियों ने घटना की, या एक तरह से क्रांतिकारियों ने जो एक्शन लिया अंग्रेजों के खिलाफ, उन सभी की चर्चा हम इन्हीं सेशन के अंदर करते हैं, है ना। एक एक टाइटल सब वीडियो को हम बनाते नहीं है, एक टाइटल हमारा होगा और आसपास के जितने समय के क्वेश्चन थे वो सारे सारे आपके सामने सेट हो गए, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ चुके होंगे, या आप ये भी सोच रहे होंगे मेरे हिसाब से कि 1914 का कामागाटामारू इंसिडेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से कहां से आ गया। तो कामागाटामारू इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करना। क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1877 का जो शाही दरबार हमारे देश के अंदर हुआ था, ठीक है, तो उसमें कौन भारत का वो बंदा था जो एक तरह से सूती वस्त्र पहनकर गए थे, है ना। तो ये ऑप्शन मैंने यहां पर दिए थे आपके सामने, गणेश वासुदेव जोशी, है ना, एमजी रानाडे, रविंद्रनाथ टैगोर, बालेंद्रनाथ टैगोर। तो साहब इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा गणेश वासुदेव जोशी, है ना। अब गणेश वासुदेव जोशी, ये तो आप लोग समझ जाओगे मेरे हिसाब से, इसको तो आप लोग कवर कर रहे हो, ठीक है। देखो जो गणेश वासुदेव जोशी है ना, इसको हमारे देश में, इस साहब को हमारे देश में एक उपनाम से, एक निकनेम से और जाना जाता है। इस बात को समझना, कई बार उपनाम के पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इनके एक भारत के अंदर उपनाम है, और वो उपनाम है सार्वजनिक काका, ठीक है। सार्वजनिक काका, ठीक है। सार्वजनिक काका हमारे देश में किस एक तरह से नेता को कहा गया है, तो सार्वजनिक काका भारत में गणेश वासुदेव जोशी को कहा गया है, ठीक है। एक गणेश वासुदेव जोशी, आप एक तरह समझ पा रहे हो, तो सार्वजनिक काका के नाम से इनको भारत के अंदर जाना जाता है। दूसरी, जो ये भाई साहब है ना, गणेश वासुदेव जोशी है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो हम बार बार एक तरह से पढ़ते आए, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, इन सभी के बारे में एक तरह से हम कवर करते आए हैं। तो स्वदेशी के बारे में सर्वप्रथम विचार, ठीक है, स्वदेशी का, है ना, जो एक तरह से हम स्वदेशी स्वदेशी पढ़ते आ रहे काफी दिनों से, तो स्वदेशी का सर्वप्रथम विचार, स्वदेशी का सर्वप्रथम विचार, ठीक है। स्वदेशी का सर्वप्रथम विचार अगर किसी ने दिया था ना हिंदुस्तान की धरा पर, तो भाई अपने गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा दिया गया था स्वदेशी का सर्वप्रथम विचार, ठीक है। स्वदेशी का सर्वप्रथम विचार इन्हीं के द्वारा दिया गया था, इस बात को ध्यान रखना। और सार्वजनिक काका के नाम से एक तरह से जानते हैं, ठीक है। ये तो हो गए 2 पॉइंट, मेरे हिसाब से इस बात को आप लोग समझ जाओगे, है ना। उम्मीद कर रहे आप लोग समझ जाओगे, है ना। ये शाही दरबार 1877 में हुआ था, ध्यान रखना, 12 जनवरी, ठीक है, सन 1877 में इस शाही दरबार का आयोजन किया गया था। एक तो ये बात है। अब देखो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको और बताता हूं।
हमारे देश के अंदर है ना अंग्रेजों के शासनकाल में काफी अधिनियम, काफी एक्ट आए थे, जिसको हम आने वाले अन्य क्लासों में आपके सामने चर्चा भी करेंगे, पॉलिटी के एंगल से भी और हिस्ट्री के एंगल से भी। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले एक्ट आया था अंग्रेजों का रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, हिंदुस्तान के एक तरह से शासन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पारित हुआ था, आप लोग जानते होंगे, है ना। तो ऐसे काफी अधिनियम भारत में आए। तो ऐसे क्या कह रहा हूं, यहाँ पर एक कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहा हूं मैं, आप उसको समझने की कोशिश करना। एक था भारत के अंदर अंग्रेजों के शासनकाल में एक एक्ट आया, जो एक्ट आया था सन 1877 में, ठीक है। 1877 ईस्वी के अंदर है ना अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया, जिस एक्ट का नाम था ब्रिटिश शाही उपाधि अधिनियम। तो कई बार तो आपसे पेपर में क्वेश्चन बन के ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिटिश शाही उपाधि अधिनियम। ब्रिटिश शाही उपाधि अधिनियम है ना, ये एक तरह से कब आया था, ये 1876 में आया था, आप लोग समझ रहे हो। और इसी अधिनियम के तहत है ना, इसी अधिनियम के तहत जो महारानी विक्टोरिया थी ना, इंग्लैंड की जो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, उस महारानी विक्टोरिया को हिंदुस्तान की सम्राज्ञी घोषित किया था और केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, इसी शाही अधिनियम के तहत, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, है ना। इस अधिनियम के बाद थोड़े से एक बात और करते हैं, इस अधिनियम के बाद है ना 12 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी सन 1877 ईस्वी का समय था, है ना। और दिल्ली के अंदर है ना एक दरबार लगाया गया, जिसको कहा गया था दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार। और इसी दिल्ली दरबार में हमारे गणेश वासुदेव जोशी है, वो सूती वस्त्र, खादी के सूती वस्त्र पहनकर एक तरह दरबार में एंट्री भी मारते हैं, है ना। तो 12 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार हुआ। और इसी दिल्ली दरबार के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, ये मैं बात समझ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। इसी दिल्ली दरबार के अंदर क्या हुआ था भाई साहब, जो इंग्लैंड की रानी थी, ठीक है, जो एक तरह से ब्रिटेन की रानी हुआ करती थी ना उस समय, ब्रिटेन की रानी, ठीक है। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ठीक है, ब्रिटेन की उस समय महारानी कौन थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, है ना। विक्टोरिया मेमोरियल भी सुना होगा कोलकाता में। तो महारानी जो विक्टोरिया है ना, ये उस समय इंग्लैंड की रानी थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है। और जो ये महारानी विक्टोरिया थी ना, तो इसी अधिनियम में या इसी एक तरह से अधिनियम के तहत इस दिल्ली दरबार में है ना, इसको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था, भारत की सम्राज्ञी, ठीक है। तो भारत की सम्राज्ञी, ठीक है, यानी सम्राट का स्त्रीलिंग है ये। तो भारत की सम्राज्ञी एक तरह से किसे घोषित किया गया था, रानी विक्टोरिया को। इस बात को एक तरह से आप लोग समझना। और इसको भारत की सम्राज्ञी पता कब घोषित किया था, इसको घोषित किया था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी सन 1877 को, 1 जनवरी सन 1877 को भारत की सम्राज्ञी इसको घोषित किया था, इस बात को समझना। लेकिन जो 12 जनवरी का डेट मैंने यहां पर बताया ना, तो इस समय क्या हुआ था, गणेश वासुदेव, ठीक है, कुछ दिन बाद, यानी कि गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी 12 जनवरी को, है ना, खादी सूती वस्त्र पहनकर एक तरह से एंट्री लेते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन का एक तरह से माध्यम था, आप लोग उसको समझ जाओगे। और 1 जनवरी 1877 यानी इसके मात्र कुछ दिन पहले ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था, इस बात को भी एक तरह से आप लोग समझना, ठीक है ना। और जो ये दिल्ली दरबार है ना, ये दिल्ली दरबार एक दिल्ली के अंदर कोरोनेशन नामक पार्क है, दिल्ली के अंदर, इस बात को समझना। यानी कहां पर आयोजन हुआ था, तो दिल्ली के अंदर एक लोकेशन है कोरोनेशन पार्क। भाई दिल्ली में तो हुआ था, लेकिन दिल्ली में भी कहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, एक कोरोनेशन पार्क नामक स्थान पड़ता है ना, वहां पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। कोरोनेशन पार्क नामक स्थान पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया था, इस बात को आप लोग मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। और इसी समय ना इंग्लैंड की जो रानी है ना, महारानी विक्टोरिया, इसको एक उपाधि दी गई थी। और कौन सी उपाधि दी गई थी, इसको एक उपाधि से सम्मानित किया, जिसका नाम था केसर ए हिंद, ठीक है। तो केसर ए हिंद जो उपाधि है ना, केसर ए हिंद की जो उपाधि है, केसर ए हिंद की उपाधि इस समय इंग्लैंड की रानी को एक तरह से दी गई थी, इसी समय दिल्ली दरबार के दौरान ही। ये सारी चीजें आप लोग समझ जाओगे। तो कुछ एक्स्ट्रा बातें हम साथ साथ हमेशा करते हैं, जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आएगा, गणेश वासुदेव जोशी 12 जनवरी 1877 को इस दरबार में एक तरह से ये सूती वस्त्र, है ना, खादी के सूती वस्त्र पहनकर जाते हैं, है ना। और इसी दिल्ली दरबार के एक इतिहास यहां से ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, ये समझ रहे हो, है ना। अगर बात करें इस समय वाइसराय कौन थे, भाई सब जब ये दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, तो इस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो इस समय भारत के वाइसराय हुआ करते थे साहब, कौन, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। तो लॉर्ड लिट्टन इस समय भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड लिट्टन, है ना। और लॉर्ड लिट्टन ने, है ना, 1878 में आपने सुना भी होगा, 2 एक तरह से बेकार कानून भी लागू किए थे। और जो 2 बेकार इसने कानून लागू किए थे हिंदुस्तान के ऊपर, तो एक तो था इसका वर्नाकुलर, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, ऑफलाइन में भी आपने अच्छे से इसको समझा होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इसी लिट्टन के काल में आया था। और एक आर्म्स एक्ट, ठीक है, आर्म्स एक्ट
ये दो जो एक्ट है ना, ये इसी के काल की घटना है और ये भी एग्जाम में तुम्हारे बन के काफी बार आ जाती है। और उम्मीद कर रहे ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक बना के आप लोग अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है साहब, तो बात करते हैं आज के सेशन का सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन साहब ये है कि 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? देखो, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी है ना, ये यहां पर एक संस्था की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। यहां पर ये हिंदुस्तान के अंदर क्या काम आई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो एसोसिएशन है ना, पहली तो बात है इसका गठन कब किया गया? देखो सीधा सिंपल स्टेप टू स्टेप चीजें कवर करते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन का नाम है। क्या क्यों बनाई गई थी संगठन भाई? ये संगठन इसलिए बनाया गया था कि भारत में है ना, भारत के लोगों के अंदर राजनीतिक है ना और क्रांतिकारी विचार एक तरह से फैलाना, हिंदुस्तान के लोगों में क्रांतिकारी विचार एक तरह से फैलाना या राजनीतिक विचार भारत के लोगों तक एक तरह से पहुंचाना। ठीक है, ये इसका मेन उद्देश्य था। जो संस्था एसोसिएशन ही बना था 1885 में बना था। अब यहां पर ये क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया कि किसके द्वारा बनाया गया था, ये एक तरह से इसमें पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या आएगा वो एक तरह से हमें कमेंट करना था। ठीक है, और आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करोगे तो दो ऑप्शन है यहां पर, एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस, पी आनंद चार्लू और एम.वी. राघव चेरियार, फिरोज शाह मेहता और पी आनंद चार्लू, या के.टी. तेलंग और फिरोजा मेहता। फिरोजा मेहता आप लोग जानते होंगे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है। ये सारी सारी बातें हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ना साहब, इसका सही आंसर आएगा के.टी. तेलंग और फिरोजा मेहता। के.टी. तेलंग, फिरोजा मेहता, प्लस इसके साथ ही एक इंसान इसका साथ और हुआ करता था। यहां पर एक तो ये हो जाएगा, प्लस एक बंदा और बता रहा हूं मैं, उसको भी समझना। और वो नाम आप सभी ने मेरे हिसाब से सुना भी होगा, और उनका नाम यहां पर मैं लिख रहा हूं, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है साहब, बदरुद्दीन तैयब जी। तो देखो तीन बंदे बता दिए मैंने, है ना, त्रिगुट हो गई ये भी। बदरुद्दीन तैयब जी कौन कौन? एक तो के.टी. तेलंग हो गया, फिरोजा मेहता हो गया और बदरुद्दीन तैयब जी। इन सभी लोगों ने मिलकर है ना, इन सभी लोगों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य था राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना अपने भारत के अंदर। जिस साल कांग्रेस एक तरह से स्थापित हो रही है, उसी साल फिरोजा मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने यह संस्था बनाई थी। और उम्मीद कर रहे आप लोग इसको अच्छे से एक तरह से समझ जाओगे। ठीक है, ये बदरुद्दीन तैयब जी वही है। कौन है बदरुद्दीन तैयब जी? ये वही है जिससे पहले आपने इससे पहले क्वेश्चन इसके पढ़े भी होंगे, है ना। यानी कौन? जो हमारे देश में ना कांग्रेस के एक तरह से काफी नेता भारत में अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछे ना, कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है, कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष हमारे देश में अगर कोई बने थे तो कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष है ना बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। सन 1887 में मद्रास के अंदर सेशन हुआ था। ठीक है, तो ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी है। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। और इस पार्टी के, इस एसोसिएशन के को फाउंडर में भी शामिल है। और उम्मीद कर रहे हैं ये सारी सारी चीजें आप लोग कवर कर चुके होंगे। ठीक है साहब, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ है ना, आयरलैंड के अंदर आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को बुरी तरह भगा भगा के मारा था। ये इतिहास आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में सुना भी होगा। तो जैसी आयरलैंड में गतिविधियां, क्रांतिकारी घटना, एक्शन के ऊपर एक्शन अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए थे ना आयरलैंड में, तो वैसी घटना हिंदुस्तान के क्रांतिकारी भी आयरलैंड से प्रभावित होकर दुनिया भर के एक्शन के ऊपर एक्शन लेकर गए, है ना। और हम उनके बारे में चर्चा कर भी चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। तो आयरलैंड की क्रांति से, है ना, आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे देश में दुनिया भर के लोगों ने एक्शन लिया था। तो किसने एक तरह से ये भाप लिया था कि वह आयरलैंड जैसी एक तरह से क्रांतिकारी घटना अंग्रेजों के खिलाफ इंडियन लोग करने वाले हैं, है ना। ये किसने भाप लिया था? कौन वो एक तरह से अंग्रेज था, गवर्नर या वाइसराय कौन था जिसने एक तरह से संदेह किया कि भाई वैसी घटना एक तरह से हिंदुस्तान वाले लोग भी करेंगे, आयरलैंड के अंदर जैसे भागा भागा के मारा था ऐसे इंडिया वाले भी हमारे खिलाफ करने वाली है। ये पहले से भाई साहब एक तरह से सस्पेंस में रहने लगा। एक भारत का वाइसराय हुआ करता था और उसका नाम था साहब लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन मेरे हिसाब से आप लोग सभी जानते हो, जो सन 1899 ईस्वी के अंदर भारत के वाइसराय बन के आए थे और नवंबर 1905 तक लॉर्ड कर्जन भारत के वाइसराय रहे थे। और लॉर्ड कर्जन के बारे में पूरा का पूरा रिकॉर्ड
बोर्ड मैं क्लास नंबर 14 के अंदर डिटेल से लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ा चुका हूं, लॉर्ड कर्जन और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। लॉर्ड कर्जन जिसके शासनकाल में हमारे देश में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था, इसी के शासनकाल में भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। इसी के शासनकाल में 1904 में, है ना, भारत के अंदर भारत पुरातत्व अधिनियम, भारतीय पुरातत्व अधिनियम भी पारित हुआ था, है ना। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था, सिंचाई आयोग की स्थापना हुई थी, रेल आयोग की स्थापना हुई थी, पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो काफी क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के बारे में, है ना। रेलवे बोर्ड की स्थापना इसी के काल में हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, है ना, हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं पूरी डिटेल से। अभी तो थोड़ा सा मैंने आपको ओनली हिंट दे दिया कि ऐसा ऐसा हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो पूरी लास्ट जो क्लास आप देखोगे उनमें सारी चीजें हमने कवर की है, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको भी देखोगे। जो एग्जाम में आज से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चन को माध्यम बनाकर आपके सामने हमने लास्ट क्लास में डिटेल दिया था। तो इस क्लास के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो किसने ऐसा सोचा था, किसने ये संदेश एक तरह से हो गया था, संदेह हो गया था कि भाई ये कुछ गड़बड़ भारत में होने वाली है इस तरीके से, तो लॉर्ड कर्जन इसका बिल्कुल आंसर आएगा, जो कि भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन रह चुकी है, ठीक है, समझ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाभाई नौरोजी के साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गमन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत आपने सुना होगा ना, कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत भारत में किसने दिया, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था, दादाभाई नौरोजी। हम यही जानते हैं, यानी कि इंडियन लोगों को एक तरह सबसे पहले किसने चेताया था कि ये अंग्रेज लोग है ना, ये इंडिया का पैसा धीरे धीरे इंडिया से निकालकर इंग्लैंड में एक तरह से जमा कर रहे हैं, यानी भारत का धन धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, यानी कि भारत से बाहर हो रहा है, ठीक है। तो धन का निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत या आप लोग सभी जानते होंगे, दादाभाई नौरोजी ने दिया था अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो दादाभाई नौरोजी हमने खूब सुना, एग्जाम में काफी क्वेश्चन इसके आ चुके हैं, लेकिन दादाभाई नौरोजी के अलावा, है ना, और कौन भारत के ऐसे अर्थशास्त्री या शिक्षाविद या देश के नेता थे जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में एक तरह से बताया था कि ऐसा हो रहा है ना, इंडिया का एक तरह से धन ड्रेन हो रहा है, इंग्लैंड में जमा हो रहा है। तो दादाभाई नौरोजी के अलावा और कौन कौन नेता थे, तो ये यहां पर एक तरह से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो हमने एक तरह से बताना है। तो ऑप्शन है बी आर अंबेडकर, आर आर बोस, एम जी रानाडे और रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। ये एक तरह से नाम लिखे, और इस सारे क्वेश्चन है ना एग्जाम में रिपीट हो चुकी है, ये सारे पीवाईक्यू है, अलग अलग पेपरों में, टीजीटी में, पीजीटी में, नेट में, पीसीएस में वगैरह में, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, स्टेट एग्जाम में, हर लेवल के एग्जाम में एक तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं, हर टाइप के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं, जिस पेपर में जीके जीएस आता है, ठीक है। तो सारे पीवाईक्यू है, आप लोगों को इनको अच्छे से समझने की कोशिश करना। तो देखो ये है, तो कौन कौन है, अब देखो ध्यान रखना, इसमें एक से ज्यादा आंसर आएंगे, है ना। यहां पर कोड एक तरह से टाइपिंग की वजह से कोड यहां पर एक तरह से हो नहीं पाए, लिख नहीं पाए, तो कौन कौन हो गए, तो इसके आंसर दो है, ठीक है। तो कौन हो गए, एक तो भाई एमजी रानाडे, ठीक है, तो एक तो एमजी रानाडे और एक रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। ये रोमेश चंद्र दत्त आप लोगों ने सुना होगा, है ना, और इन दोनों के बारे में लास्ट क्लास में डिटेल वैसे इन दोनों के बारे में दे चुका हूं, तो ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो सी और डी, ठीक है, ये दोनों आंसर आएंगे, सी और डी, यानी दोनों लोग हैं, ठीक है। एमजी रानाडे, महागोविंद रानाडे, आप लोग जानते होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु गोविंद रानाडे, है ना, और गांधी के गुरु गोखले, गोखले के गुरु रानाडे, ठीक है। पंडित रमाबाई रानाडे आप लोग जानते होंगे, इन्हीं महागोविंद रानाडे की एक तरह से पत्नी हुआ करती थी, जिनके बारे में हमने चर्चा भी किया अपनी बैक क्लासों के अंदर, ठीक है। तो इन लोगों ने भी, ठीक है ना, और एक रोमेश चंद्र दत्त का भी नाम आप लोग जानते होंगे, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ बुक भी लिखी थी, इनकी कई बार एग्जाम में बुक भी बन के आती है, किनकी, इनकी एक बुक है इनकी जिसका नाम है इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के राइटर अगर आपसे पूछे ना तो रोमेश चंद्र दत्त है, देश के बड़े महान एक अर्थशास्त्री हुआ करते थे। इस बात को मेरे हिसाब से आप लोग समझ जाओगे। तो इन दोनों लोगों ने, दादाभाई नौरोजी ने तो एक तरह से बात बोला था कि इंडिया का धन धीरे धीरे ड्रेन हो रहा है, ठीक है, लेकिन साहब इन लोगों ने भी बोला था ये सारी चीजें, और सबके बारे में देखो चर्चा कर चुके हैं, और मेरे हिसाब से तुमने सारी क्लास देखी है, तो अब तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक बार इन सभी पर चर्चा भी कर ली है, सिर्फ एक बार अब इनको रिवाइज करना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता थे। अब देखो यहां पर ये सारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाले एक तरह से हमारे देश के लोग हैं, हमारे देश के नेता है, लेकिन यहां पर पूछा है एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में, यानी कि निम्न में से कौन सा गर्म दल का एक तरह से नेता, ठीक है, इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा गर्म दल का नेता था, गर्म दल का नेता एक तरह से पूछा है, निम्न में से कौन कौन क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है, गर्म दल के नेता कौन कौन थे, ठीक है, ये पूछा है, यानी उदारवादी, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और मैं आपके लिए आसान बना देता हूं, लेकिन एग्जाम में तो सेम ऐसे ही बन के आया था, अब हम तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान भाषा कर देते हैं कि
आपने ये छांटना है कि कौन कौन एक तरह से इनमें उदारवादी थे, ठीक है, कौन कौन ऐसे नेता थे जो उदारवादी थे। कोड देखो मैंने यहां पर लिखे नहीं है, बाकी कोड का क्वेश्चन नहीं है ना, आता है जैसे 1 2 2 3 ऑल ऑफ दीज है ना, इस टाइप के। तो कौन कौन है, एक इनमें एक ऐसा बंदा है जो उदारवादी नहीं था, सॉरी क्या नाम है, उदारवादी की बात है, उग्रवादी की बात है, सॉरी है ना, यहाँ पर उदारवादी लिख दिया ना मैंने, ठीक है। तो गरम दल, यानी आप या तो बोल सकते हो निम्न में से कौन कौन नेता गरम दल के है, एक्सट्रीमिस्ट कौन कौन है, या आप इनको बोल सकते हो उग्रवादी ग्रुप है, ठीक है। उग्रवादी दल दो थे ना, एक तो उदारवादी और एक उग्रवादी। तो उग्रवादी दल के कौन कौन नेता थे, इसमें यह नहीं पूछा उग्रवादी का कौन नहीं है, इसमें पूछा कौन कौन उग्रवादी के थे, कौन कौन क्रांतिकारी थे। जैसे कि आप जानते होंगे है ना, गरम दल में, उग्रवादी दल में, एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में है ना, लाल पाल बाल, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर, राधाराज, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन, शाहनाल, राजेंद्र, लायड, अस्फाकुल्ला का, सूर्य सेन वगैरह, भयंकर भयंकर एक तरह से देश के अंदर ब्रांड क्रांतिकारी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हैं है ना। लाल पाल बाल तो सबने सुना होगा, थोड़ा फास्ट मैंने बोल दिया। लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, बाल गंगाधर तिलक है, राजगुरु है, सुखदेव है, भगत सिंह है, राम प्रसाद बिस्मिल है ना, मास्टर सूर्य सेन है, मास्टर दास जिनको हम बोलते भारत में। तो काफी एक तरह से उग्रवादी थे है ना, या गरम दल के नेता थे, एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी के थे। बट इनमें कौन कौन थे वो, तो देखो बरकतुल्ला बिल्कुल है, क्योंकि बरकतुल्ला साहब गदर पार्टी से संबंधित थे, ठीक है। गदर पार्टी जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, 1913 में बनी थी गदर पार्टी, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो हेडक्वार्टर स्थापित किया था। तो बरकतुल्ला तो थे, और बरकतुल्ला तो भाई साहब अफगानिस्तान में 1915 में एक हमारे है ना भारत अंतिम सरकार एक तरह से बनी थी, भारत अंतरिम सरकार। देखो सरकार भी काफी थी, तो इसके बारे में चर्चा करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा है ना। तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के साथ भी इन्होंने योगदान दिया था। तो बरकतुल्ला तो भाई साहब एक तरह से गरम दल की कैटेगरी में है। उबैदुल्ला सिंधी, कल भी हमने इसके बारे में बात की है ना, तो ये भी एक तरह से इसका आंसर होगा। महमूद हसन, ठीक है। ये तीनों ए बी और सी, यानी कि ए बी नहीं बोलेंगे, सी और डी, ये तीनों जो है ना, ये भाई साहब एक तरह से क्रांतिकारी कैटेगरी के थे। बाकी एक ऐसा नेता है जो इसमें एक तरह से नरम दल का था, और जो इंसान था ना वो था खिजर हयात खान नाम का बंदा, ठीक है। ये भाई साहब यहां पर नरमपंथी कैटेगरी का आ जाता है, ठीक है। बाकी सारे सारे क्रांतिकारी है ना, या गरम दल के थे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और शायद आपने इनके नाम सुने हो या नहीं सुने हो, उम्मीद कर रहे आप लोग अब समझ चुके होंगे। कोड हमने यहां पर डाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब हमने यहां पर आपको बता दिया, आप लोग इसको ऐसे से कवर कर लोगे। नेक्स्ट, किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति, ठीक है, की संज्ञा दी थी। मतलब ये है, भारत में है ना एक ऐसा हमारे देश में गरम दल का नेता था जो ये बोलता था कि जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस वो एक तरह से अंग्रेजों के सामने याचना करती है, भिक्षा मांगती है, आजादी की भिक्षा है ना, वैसे भिक्षा नहीं, आजादी की भिक्षा। तो याचना कर करके एक तरह से भिक्षा मांगती है कि हमें आजादी दे दो, हमें आजादी दे दो, हमें नू कर दो, ये कर दो। कौन ऐसा नेता था जो कांग्रेस को एक तरह से याचना करने वाली पार्टी या भिक्षावर्ती पार्टी के नाम से जानता था। ये एक जब एग्जाम में आया वो पॉइंट है ना, कि यहां पर अलग आप कोई पॉलिटिकल एंगल से इस चीज को अन्यथा ले जाओ ना, ठीक है। तो किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावर्ती की संज्ञा दी थी, ठीक है, ठीक है। तो उनके जो प्रारंभ की बात है, कांग्रेस का जो प्रारंभ दौर था ना, तो कांग्रेस में प्रारंभ का एक तरह से दौर में साहब ने ये बात बोली थी, ठीक है, कि भारत में है ना जितने भी एक तरह से नरम दल के नेता है, ठीक है, ये एक तरह से आजादी की भिक्षा मांगते हैं, आजादी की एक तरह से ये भिक्षा मांग रहे हैं, है ना। तो किसने बोला था, तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तो सारे एक तरह से गरम दल के नेता है। तो इसका सही आंसर आएगा अपना बाल गंगाधर तिलक। विजिटिंग हिंदुस्तान में बाल गंगाधर तिलक, जो कि गरम दल का मास्टरमाइंड हुआ करते थे, गरम दल के जनक होते थे। इनके बारे में भी चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी, और एक तरह से ऑफलाइन में भी, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक तरह से ये शब्द बोले थे, बाल गंगाधर तिलक, समझ जाओगे। तो इसका सही आंसर आएगा बीजेटी। हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक है ना, ये वो नेता थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि देश का फर्स्ट मास मूवमेंट था, यानी कि अपने भारत का पहला जन आंदोलन। तो उस जन आंदोलन में जो देश में असहयोग आंदोलन था ना, तो गंगाधर तिलक गरम दल के एक ऐसे नेता थे जो असहयोग आंदोलन के प्लान में तो शामिल थे, लेकिन परिणाम में शामिल नहीं थे, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को गंगाधर तिलक का जिस साल आंदोलन शुरू हुआ था, उसी साल नेचुरल तरीके से डेथ हो जाता है हमारे बीजेटी का, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो गंगाधर तिलक के बारे में काफी चीजें हमने इससे पहले भी कवर किया। केसरी मराठा समाचार पत्र के एक तरह से निकालने वाले, है ना, केसरी और मराठा जो न्यूज़पेपर निकाले थे ना, गंगाधर तिलक है। गणपति शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करने वाले महाराष्ट्र में गणपति और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, ठीक है। और गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य लोग भारत में आए ना, आर्य लोग, वो एक तरह से नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से आए हैं, ठीक है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बोला था।
और गंगाधर तिलक का जिस साल डेथ हुआ था यानी 1 अगस्त 1920 को जब इनका देहांत हुआ था, तो इनकी अर्थी को उठाने वाला एकमात्र मुसलमान शौकत अली थे। तो सबके बारे में आप लोग एक तरह से हमारे साथ चर्चा कर चुके हैं, हम आपके साथ इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आप लोग अपना माइंड टॉस करके इन चीजों को माइंड में घुमा भी रहे होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था, है ना? और मेरे हिसाब से इसका आंसर सब तुम जानते होगे क्योंकि तुम लोगों ने इसको पढ़ा है, कल ही पढ़ा है। भारतीय स्वतंत्रता समिति, ठीक है, या भारत गणतंत्र सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना, ठीक है, और नेक्स्ट है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, ये चीज है। ठीक है, तो देखो इसमें ये पूछा है, गदर पार्टी आप लोग सब जानते हो, गदर पार्टी जो 15 जुलाई सन 1913 को गदर पार्टी का गठन किया गया था अमेरिका के अंदर। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। सोहन सिंह भाकना इसके मेन बंदे थे, फाउंडर में सोहन सिंह भाकना, जो कि इस गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष भी थे। लाला हरदयाल एक तरह से मेंबर थे, है ना? केसर सिंह इसके मेंबर थे, ठीक है, बरकतुल्ला साहब इसके मेंबर थे, ठीक है, और करतार सिंह सराफा इसके मेंबर थे, जिनको 1915 में फांसी भी दे दी गई थी लाहौर जेल में। तो काफी एक तरह सदस्य थे गदर पार्टी के। तो जो गदर पार्टी 1913 के अंदर बनी थी ना, वो अमेरिका के अंदर बनी थी। और अमेरिका के अंदर कहां पर बनी थी? अमेरिका के अंदर एक शहर है जिसको गोल्डन गेट के कान से जानती है, सैन फ्रांसिस्को। और जो ये सैन फ्रांसिस्को है ना, ये अमेरिका के अंदर इन प्रेजेंट टाइम में पश्चिम अमेरिका में, ठीक है, वेस्टर्न अमेरिका के क्षेत्र में सैन फ्रांसिस्को नामक शहर पड़ता है। और ये पैसिफिक यानी कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, तो ये प्रशांत महासागर के किनारे पर ये शहर है, यानी अमेरिका के पश्चिम साइड में, और अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है, और अमेरिका के पश्चिम क्षेत्र में आग की ज्वाला, एक तरह से क्रांति की ज्वाला उदय हुई थी हमारे देश के लिए। तो प्रशांत महासागर है ना, इस प्रशांत महासागर के किनारे पर यह सैन फ्रांसिस्को शहर बसा हुआ है। और सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो हिंदुस्तानी लोगों ने ग्रुप बनाया देश के अंदर स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करने के लिए, हिंदुस्तान में से अंग्रेजों को एक तरह से अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी का गठन किया गया था, हेडक्वार्टर अमेरिका में। तो सैन फ्रांसिस्को जो है ना, ये अमेरिका के अंदर है। तो सैन फ्रांसिस्को में हिंदुस्तान लोगों ने एक संघ बनाया, एक एसोसिएशन बनाया, है ना? कौन से महासागर के तट पर? प्रशांत महासागर के तट पर है सैन फ्रांसिस्को। तो प्रशांत महासागर के तट पर हिंदुस्तानियों ने एक संघ बनाया। तो प्रैक्टिकल याद करना, इसका नाम ना कि वैसे रटना है। तो क्या नाम हो जाएगा? हिंद एसोसिएशन। हिंद बोले तो हिंदुस्तानियों ने, एसोसिएशन एक संगठन बनाया, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, यानी कौन से एक तरह से कोस्ट? पैसिफिक बोले तो प्रशांत महासागर के तट पर। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट इसका निक नेम या इसका अदर नेम था गदर पार्टी का। तो गदर पार्टी को एक तरह से किस नाम से जाना जाता था? हिंद एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट, क्योंकि हिंदुस्तानियों ने एक संघ बनाया पैसिफिक कोस्ट यानी प्रशांत महासागर के तट के पास। तो इसका नाम ऐसे हो गया। प्रैक्टिकल याद करना, ना कि इनको लाइन को, इतनी बड़ी लाइन को ऐसे तुमने रटना है, तो समझ जाओगे। गदर पार्टी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी? यानी कि जो रशिया रिवॉल्यूशन हुआ था, रूस क्रांति आप लोग जानते हो 1917 में, रूस क्रांति, काफी रूस क्रांति के जनक थे। रूस क्रांति 1917 में शुरू हुई थी। जार नाम का एक वंश राज करता था रूस में, जिसके राजा निकोलस सेकंड थे। और निकोलस सेकंड की सत्ता को उखाड़ने के लिए हिंदुस्तान से बाहर जो रूस है ना, रूस, तो रूस में जार वंश का राजा था निकोलस सेकंड। और निकोलस सेकंड के शासन को समाप्त करने के लिए रूस के अंदर क्रांति शुरू हुई थी 1917 में, जिसको रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसके ब्रांड एक तरह से अहम लोग थे। जनक लेनिन आप लोग जानते हो, लेनिन, ठीक है, लेनिन का नाम आपने सुना होगा, व्लादिमीर लेनिन। लेनिन रूस की क्रांति के एक अहम रोल अपना अदा करने वाले इंसान थे, है ना? तो काफी है, रूस की क्रांति पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सामने लेकर आएंगे। तो कहते हैं जो रूस की क्रांति शुरू हुई थी ना, उस रूस की क्रांति के ऊपर एक पोयम लिखने वाला देश का महान साहित्यकार, क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन 4 है, जैसे कि सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या आएगा, ये एक तरह से आपने कमेंट करना है। ठीक है जी हाँ, तो सुब्रमण्यम भारती, मोहम्मद इकबाल है, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस सही आंसर आएगा इसका एस भारती, सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। रूस की क्रांति आप लोग जानते होंगे, रूस की क्रांति कई बार पेपर में आती है, हम आपको इसका अलग से स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। रूस की क्रांति के जितने क्वेश्चन बनेंगे और जो हमारे हिंदुस्तान कंपटीशन एग्जाम में रूस की क्रांति संबंधित जितने क्वेश्चन बन चुके हैं, सबका एक क्वेश्चन बैंक बना के आपके सामने सेट करेंगे। 1917 में एक तरह से शुरू हुई थी, है ना? दुनिया भर के एक तरह से मेन हीरो थे, लेकिन एक नाम आपने सुना होगा, लेनिन नाम का जो बंदा है ना, एक रूस की क्रांति के अहम एक तरह से रोल में, अहम जनक के रोल में एक तरह से आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें है।
एक वंश राज करता था, जैसे कि आपने सुना होगा जार। जार देखो एक वंश का नाम है ये। रूस के अंदर एक वंश था, जैसे भारत में गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी है ना, सिसोदिया वगैरह है ना, राजपूत है, चौहान है, दुनिया भर के वंश आपने सुने। तो एक जार वंश था, और जार वंश के एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था निकोलस। ठीक है, निकोलस सेकंड। तो जार वंश के राजा निकोलस सेकंड का जो शासन चलता था, जो जार व्यवस्था रूस में चल रही थी, तो इस जार वंश की व्यवस्था को खत्म करने के लिए, या जार वंश के शासन को खत्म करने के लिए रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। ठीक है, ये बात आप लोग जान रहे हो। और लेनिन एक तरह से मेन इसमें हीरो थे, काफी और भी एक तरह से लोग थे। लेनिन ने एक समाचार पत्र निकाला, तो उसका भी कई बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा मैं यहां पर बताऊं, उसको समझने की कोशिश करना। लेनिन का ना एक न्यूज़पेपर हुआ करता था, यानी कि एक समाचार पत्र था, जिसका कई बार क्वेश्चन उसमें आ भी जाता है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी जब बन जाए तो तुम्हारे, तो उसने एक न्यूज़पेपर निकाला था, समाचार पत्र निकाला था, जिसका नाम था प्रावदा। ठीक है, प्रावदा। तो प्रावदा क्या है? ये प्रावदा एक लेनिन का समाचार पत्र का नाम है, जैसे कि मराठा और केसरी अपने बाल गंगाधर तिलक का था प्रावदा। और इस प्रावधा के अंदर है ना, ये एक तरह से काफी एक्शन लिखते थे, काफी एक तरह से क्रांतिकारी घटना या क्रांतिकारी जोश को एक तरह से लिखते थे, है ना। तो ये सारी चीजें, द अप्रैल थीसिस नाम से एक तरह से एक बार समाचार पत्र इसने निकाला भी था। तो काफी क्वेश्चन है, वो तो हम रूस की क्रांति से समझेंगे। तो 1917 में ये, तो इसका सही आंसर आएगा सुब्रमण्यम भारती साहब ने एक तरह से इस क्रांति के अभिनंदन में कविता भी लिखी थी। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी, ध्यान रखना। जैसे रूस की क्रांति सन 1917 में हुई थी, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 यानी 1789 में, जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फ्रांस की क्रांति का नारा, जो कि हिंदुस्तान के संविधान में भी ये शब्द एक तरह से ऐड कर रखे हैं संविधान निर्माता कमेटियों के द्वारा, है ना। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा फ्रांस की क्रांति का नारा था, जो 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, रूस की क्रांति 1917 में शुरू हुई थी, चाइना की क्रांति 1911 में, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पार्ट जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? अब देखो ये समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी और काफी बार एग्जाम आ भी चुका, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आधार बनाएंगे, है ना। सन 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार, देखो हिंदुस्तान से बाहर है ना, काफी क्रांतिकारी घटना, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था हिंदुस्तान में से, अंग्रेजों की शासन सत्ता को एक तरह से समाप्त करने के लिए। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, लंदन में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्रांतिकारी के द्वारा योगदान दिया। जैसे कि लंदन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जर्मनी के अंदर मैडम भीकाजी कामा है ना, अमेरिका में लाला हरदयाल है, सोहन सिंह भाकना है, बरकतुल्ला जी है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जापान से सहयोग लेकर आजादी फौज का गठन कर रहा है। तो बहुत से क्रांतिकारी जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं और एक्शन लेते हैं हिंदुस्तान में से अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने के लिए। इसी दौर में सन 1915 का समय था, और 1915 में उत्तर प्रदेश के अंदर है ना, हाथरस के एक देश के क्रांतिकारी हुआ करते थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह है ना, वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, और इन्होंने है ना इंडिया से बाहर निकलकर सन 1915 में अफगानिस्तान की जो एट प्रेजेंट टाइम में कैपिटल है काबुल, तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर है ना एक अंतरिम सरकार का गठन किया, और एक आर्मी बनाई, एक फौज बनाई, जिसको 1915 की आजादी फौज के नाम से भी जानते हैं। आजादी फौज सुभाष चंद्र बोस वाली आपने सुना होगा, लेकिन 1915 में आजादी फौज जो है ना, वो 1915 में बन चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर। इस बात को ध्यान रखना, कभी पजल हो जाओ इन चीजों में। और आजादी फौज के बाद 1915 की आजादी फौज जो 15 में बनी काबुल में महेंद्र प्रताप के द्वारा, इसी समय इन्होंने एक सरकार भी बनाई जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार, या इंडिया से बाहर पहली अंतरिम सरकार। तो क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को आप लोग समझने की कोशिश करना। तो इंडिया से बाहर 1915 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, या ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1915 में आजादी फौज कहां पर बनी और किसने बनाई, ऐसे भी क्वेश्चन आपके बन के आ सकता है। तो इस बात को समझना, कभी सुभाष चंद्र बोस वाले आजादी फौज को लिंक बना के रखो, है ना। एक आजादी फौज इससे पहले 1915 में काबुल में बन चुकी है, और फौज बनाने के बाद महेंद्र प्रताप जी ने वहां पर एक सरकार भी बनाई थी जिसका नाम था भारत अंतरिम सरकार। तो जो भारत अंतरिम सरकार राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई थी, तो उस सरकार में प्रधानमंत्री अलग बने थे, उस सरकार के राष्ट्रपति भी अलग बने थे। तो अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया किसका राष्ट्रपति कौन बना था, तो राष्ट्रपति बना था महेंद्र प्रताप। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप। ये भाई साहब आजाद हिंद सरकार जो 1915 में काबुल बनी थी ना, तो उसके थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हाथरस। ठीक है, आगरा के पास आपने सुना होगा हाथरस, यूपी के अंदर। ये यहां के रहने वाले थे। ठीक है, और ये राजा महेंद्र प्रताप है ना 1957 में, आजाद भारत में 1957 के जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा चुनाव, तो मथुरा से एक तरह से सांसद भी बने थे 1957 में।
आजादी के बाद ये भारत के सांसद भी रह चुके मथुरा से महेंद्र प्रताप। लेकिन इतिहास की बात करें, थोड़ा सा इतिहास में आप लोग जाओगे तो इनका एक तरह से सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो राष्ट्रपति कौन थे, यहां पर एक तरह से राष्ट्रपति की बात की है, लेकिन यहां पर अगर एक बात करें ना तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री की बात करें तो वहां पर मैं बता देता हूं, इसके सारे पॉइंट आप लोग समझना, थोड़ा सा अलग से एक तरह से स्लाइड में आपको समझा देते हैं। ठीक है, 1915 की अंतरिम सरकार, ठीक है, 1915 की अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार, या आप इसको एक नाम से और बनेगा, ये तो सरकार तो बनी थी कि इन्होंने फौज में बनाई थी, 1915 की आजाद, ठीक है, 1915 की आजाद हिंद फौज, 1915 की आजाद हिंद फौज। तो ये एक बहुत पहले भी बन चुकी थी आजाद हिंद फौज 1915 में, और सुभाष चंद्र बोस वाली तो 1942-43 में आपने सुना ही होगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जो आजाद हिंद सरकार बनी थी ना 1915 में, तो साहब यहां पर ये पूछा इसका राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, आजाद हिंद सरकार जो बनी थी इसका राष्ट्रपति कौन था, तो इसका राष्ट्रपति था महेंद्र प्रताप। ठीक है जी, महेंद्र प्रताप, ठीक है, महेंद्र प्रताप, ये एक तरह से इनके राष्ट्रपति थे। अगर पूछे इस सरकार के उसके प्रधानमंत्री कौन थे, इसके पीएम कौन थे इस सरकार के, देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो आजादी सरकार बनी थी ना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के अंदर, सुभाष चंद्र बोस की जो आजादी सरकार बनी थी, तो उसमें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस ही थे। समझ पा रहे हो ना, आपने सुना भी ऑफलाइन क्लासों में, ऑफलाइन स्टूडेंट हो तो आपने ऐसे इस चीजों को कवर भी किया होगा। तो प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री हुआ करते थे साहब जो गदर पार्टी के मेंबर भी रह चुके थे, जिसका नाम था मोहम्मद बरकतुल्ला। ठीक है, तो मोहम्मद बरकतुल्ला ये एक तरह से 1915 की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे, और राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे। इस बात को एक तरह से आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से समझ जाओगे। और जो एक तरह से सरकार है ना, जो आजादी सरकार 1915 में बनी थी ना, इसको एक निकनेम से भी जानते हैं। इस सरकार को एक उपनाम और है, ठीक है, इस सरकार का एक उपनाम और है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। पूरा डिटेल हम आपको दे रहे हैं। अगर इसके क्वेश्चन बने तो क्वेश्चन बाहर जाएगा भी नहीं तुम्हारा, अगर इस सरकार से क्वेश्चन आएगा, नॉर्मल 2-3 क्वेश्चन इसके बनते हैं और एग्जाम आते रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो इस सरकार के एक उपनाम हो रहा है, और वो उपनाम है बाग ए बाबर। ठीक है, बाग ए बाबर। तो बाग ए बाबर नामक का गठन, या बाग ए बाबर नामक ऑर्गेनाइजेशन गठन, या बाग ए बाबर नामक सरकार का गठन किसके द्वारा किया गया, कभी बाबर लगा दो ना यहां पर, तो इतिहास की बात यहां पर मुगल काल की नहीं है। तो बाग ए बाबर है ना, जो 1915 में अंतरिम सरकार बनी थी ना, तो उसका नाम है बाग ए बाबर। और ये कहां पर बनी थी साहब, ये सरकार बनी थी अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की वर्तमान में कैपिटल काबुल, जो कि काबुल नदी के किनारे अवस्थित है, तो यहां पर ही सरकार बनी थी। तो 2-3 पॉइंट एक तरह से मैंने आपको बताया। और महेंद्र प्रताप जो है ना, इनको भाई साहब शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। सन 1932 का समय था, नोबेल कमेटी के द्वारा सन 1932 में जो पीस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, शांति के नोबेल पुरस्कार, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए भी महेंद्र प्रताप सिंह को नामांकित किया गया था, लेकिन उस समय मिला नहीं था। बट ये सेलेक्ट किए गए थे ना लिस्ट में, है ना, नॉमिनेट हुए थे, लेकिन बाद में मिला नहीं था उनको। तो ये इंसान वो भी है, तो इस बात को भी ध्यान रखना आप लोग, और उम्मीद करें आप लोग समझ जाओगे। लेकिन समझा चुका हूं मैं, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला नहीं था 1932 में, लेकिन इनको नामांकित किया गया था, इस बात को समझना। और यही महेंद्र प्रताप जी है ना, जो इस सरकार के एक तरह से राष्ट्रपति थे। ये 1957 में मथुरा से लोकसभा सांसद भी बने थे। ठीक है, तो सरकार का क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आता है, और वो हमने आपसे बातचीत कर ली और आप लोग समझ चुके होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वह कौन था या कौन थी। ठीक है, जो गदर आंदोलन बोले तो गदर पार्टी का मेंबर निम्न में से कौन नहीं था। गदर पार्टी ने जो एक्शन लिया था वो गदर आंदोलन के नाम से जाना गया था। हिंदुस्तान में एक तरह से भारतीय स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। अमेरिका में बनाई गई थी, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं लगभग हर क्वेश्चन के साथ ही। तो क्वेश्चन पूछा कौन मेंबर नहीं थे गदर पार्टी के, तो देखो सोहन सिंह भाकना ये तो थे, लाला हरदयाल भी थे, मैडम भीकाजी कामा और भगत सिंह, इनमें आपको डाउट होता होगा। तो देखो भगत सिंह मेंबर नहीं थे, बाकी सारे थे। तो इसका आंसर आएगा, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग तो आंसर आएगा भगत सिंह, है ना। और मैडम भीकाजी कामा भी एक तरह से मेंबर थी, मैडम भीकाजी कामा। और ये वही मैडम भीकाजी कामा है, ये वही मैडम भीकाजी कामा है जिन्होंने एक तरह से 22 अगस्त, ठीक है, मैडम भीकाजी कामा जिसका पहले भी बात की हमने, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के अंदर एक शहर पड़ता है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है स्टुटगार्ट। तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में है ना, जर्मनी देश के अंदर ये मैडम भीकाजी कामा क्या करती है, जर्मनी के स्टुटगार्ट में है ना, ये एक तरह से हिंदुस्तान का जो ध्वज है ना, भारतीय जो ध्वज है, भारतीय जो ध्वज है, ये एक तरह से वहां पर फहराती है भारतीय ध्वज। तो विदेश की धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली एक तरह से पहली महिला मैडम भीकाजी कामा 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में।
और ये वापिस है ना, इस ध्वज को वापिस लाने वाला कौन था? इस ध्वज को एक तरह से बाद में वापिस भी लाया गया, और वापिस लाने वाला एक हमारे देश में नेता हुआ करते थे जिसका नाम था इंदुलाल याग्निक। ठीक है, इंदुलाल याग्निक, ये इसको ध्वज को वापिस लेकर आ गए थे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के पुणे में मराठा नामक एक लाइब्रेरी है, वहां पे ध्वज इन प्रेजेंट टाइम में रखा गया है। ठीक है, इस बात को समझना। और मैडम भीकाजी कामा है ना, इनको भारतीय क्रांति की माता के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्रांति की माता, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन बनते हैं इनके भी। तो भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह तो आप लोग जानते होंगे HSRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, आने वाले दिनों में पढ़ेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, जो कि 1928 में बनी थी, दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद वगैरह है ना, इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी HSRA। तो भगत सिंह इसके मेंबर थे। और भगत सिंह ने 1926 में छबील दास नाम के क्रांतिकारी के साथ मिलकर इन्होंने अपनी एक नौजवान भारत सभा का भी गठन किया था। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं, कौन थे कौन नहीं थे मेंबर, है ना, ऐसे। नेक्स्ट है, मार्च 1914 में कामागाटा मारू जहाज द्वारा ले जाए गए भारतीय प्रवासियों के उतरने पर किस देश ने कठोर प्रतिबंध लगाया? तो इस टाइटल का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने अभी है। तो किस देश ने एक तरह से प्रतिबंध लगाया था? देखो कामागाटा मारू क्या चीज है, आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो एक देश है जिसका नाम है कनाडा, यानी कि कनाडा, आसान भाषा में बात करें तो, है ना, समझना। वैसे तो ऑफलाइन में पूरी डिटेल्स हम इनको पढ़ाते हैं, यहां पर थोड़ा हिंट आपको दे देते हैं क्या चीज है ये। और एक देश आपने सुना होगा सिंगापुर। ठीक है साहब, सिंगापुर आपने सुना होगा, सिंगापुर। और एक देश यहां पर याद कर लेते हैं अपना प्यारा भारत। ठीक है, भारत हो गया। और एक देश यूज कर लेते हैं हम यहां पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखो कनाडा ने एक रूल बनाया, वर्ल्ड वार के एक तरह से साया उस समय चल रहा था। 1913 में एक रूल बनाया कनाडा ने कि कोई भी हिंदुस्तानी बंदा अगर हमारे देश में आना चाहे तो इंडिया से चले और सीधा हमारे देश में आ जाए, यानी कि कनाडा में आ जाए, तो हम उनकी एंट्री होने देंगे, कनाडा में उनको प्रवेश दे देंगे। लेकिन कोई हिंदुस्तान का बंदा होगा और अन्य देशों के रास्ते से वो अगर कनाडा में आएगा तो हम उसको एंट्री नहीं देंगे। जैसे मान लो कोई भारत का बंदा है और कनाडा आना चाहता है, कोई भी भारत का बंदा है और वो सीधा कनाडा आना चाहे तो उसकी एक तरह से नो एंट्री दे देंगे। लेकिन अगर इंडिया का बंदा अन्य देशों से, चाहे सिंगापुर हो गया या यहां से आएगा, तो हमारे एक तरह से कनाडा में उनको नो एंट्री, ऐसा कुछ रूल बनाया कनाडा ने, भारतीय लोगों के प्रवेश से संबंधित एक रूल। लेकिन एक समय ऐसा आया, अमेरिका से कुछ लोग गए कनाडा में भारत के, और प्रवेश उनको दे दिया जाता है। अब इस रूल से है ना, एक बात और समझना, इस रूल से एक बंदा परेशान हो गया जिसका नाम था गुरदीत सिंह, जो भारतीय एक तरह से सिंगापुर व्यापारी थे। गुरदीत सिंह ये भारत के एक व्यापारी थे, सिंगापुर में एक तरह से रहते थे, है ना। तो इसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि इसका आना जाना सिंगापुर में, इसके व्यापार चलते थे साहब के, है ना। बोला कनाडा के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो ये तो सिंगापुर से जाएगा, तो इसकी एंट्री नहीं होने देंगे, ये दिमाग खराब इसका। लेकिन कनाडा ने कुछ समय बाद अपने रूल को थोड़ा सा अनफॉलो करने लगा, कुछ गए भारत के बंदे अमेरिका से और कनाडा प्रवेश दे देता है। तो गुरदीत सिंह बोला कि भाई अब अच्छा मौका है, जब उनको प्रवेश दे दिया तो हम सिंगापुर से जाएंगे, और हम सिंगापुर से जाएंगे तो हमें भी एंट्री दे देंगे। तो गुरदीत सिंह भाई साहब है ना, एक जहाज लेता है किराए पर, और जो जहाज किराए पर लेता है ना, उस जहाज का नाम यहां पर लिख देता हूं, उस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। तो कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक समुद्री शिप का नाम है, एक समुद्री जहाज का नाम है। तो कामागाटा मारू ध्यान रखना, कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज है। कई बार तो ऐसे इतना ही पूछ लेती, कामागाटा मारू क्या है? एक समुद्री जहाज है। तो साहब इसने एक समुद्री जहाज लिया, किसने? गुरदीत सिंह ने। और जो ये समुद्री जहाज लिया ना, इस समुद्री जहाज के अंदर है ना, इसने कुछ बंदे बैठाए, और वो बंदे बैठाए टोटल एक तरह से 376, और 376 बंदों को लेकर ये भाई साहब यहां से यहां चलता है। लेकिन जैसे ही कनाडा के पास पहुंचे, तो वैंकूवर नामक स्थान पर पहुंचे, तो कनाडा के एक तरह से गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है ना, इन लोगों को बोल दिया कि भाई साहब इधर किधर चच्चा, वापिस हो लो। नहीं एंट्री दिया गुरदीत सिंह को, गुरदीत सिंह को एंट्री नहीं दिया, तो गुरदीत सिंह का दिमाग खराब। और इसके कुछ समय बाद 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट है वो शुरू भी हो गया था। अब इनका जहाज वैंकूवर तट पर खड़ा हुआ है ना, कोई भी आएगा इनको समेट जाएगा। लेकिन कनाडा ने ना इन 376 बंदों में से है ना, सुनना, कनाडा ने इन 376 बंदों में से 24 लोग है ना, 24 लोगों को तो प्रवेश देने की अनुमति दे दी थी, बाकी एक तरह से प्रवेश देने की अनुमति नहीं दी थी। इस बात को भी एक तरह से आप लोग समझ सकते हो जो मैं बात कर रहा हूं, और उम्मीद कर रहा हूं समझ जाओगे। 24 लोगों को तो एंट्री देने की इन्होंने योजना बना ली थी कनाडा ने, लेकिन बचे कितने? अब बचे 352 के समथिंग बंदे।
ठीक है। और 352 लोगों के एक तरह से बोला कि तुम निकल जाओ यहां से, नहीं एक तरह से जाने देंगे। तो ये सारे का सारा सीन हुआ। अब करे तो क्या करे, तो इंडिया से नोटिस गया कि भाई तुम वैंकूवर पर खड़े हुए गुरदीप सिंह, कोई समेट जाएगा तुम्हें समुद्र में, आ जाओ तुम इंडिया आ जाओ, बाद में देख लेंगे। और ये भाई साहब गुरदीप सिंह क्या करता है, अब जो ये जहाज है ना, ये जहाज को एक तरह से यहां से इंडिया की तरफ ला रहा है। और जब इंडिया ला रहा था तो कलकत्ता के अंदर है ना एक जगह है जिसका नाम है बजबज, बजबज नामक एक स्थान पड़ता है, बजबज, बजबज पोर्ट बोलते हैं, जो कि वर्तमान में कलकत्ता के अंदर पड़ता है, कलकत्ता के पास मतलब। तो कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर इनका जैसे जहाज पहुंचता है, ठीक है, तो यहां पर इस जहाज के अंदर जितने लोग बैठे थे ना, उनमें से एक तरह से अंग्रेज जो लोग थे, पुलिस वाले थे, जो भी आर्मी अंग्रेजों के उस समय थी, इस जहाज पर अटैक करते हैं। बाकी ऑफलाइन में आपने पूरे डिटेल से टॉपिक पढ़ा भी होगा, हम पढ़ाते भी है ना, इतना समय होता नहीं कि पूरा टॉपिक यहां पर कवर करें क्योंकि क्वेश्चन बैंक है यहां पर। तो बजबज नामक पोर्ट पर है ना ये जहाज तो पहुंच गया, और जो लोग इस जहाज में थे उन लोगों को कहा गया, ज्यादातर इसमें पंजाबी लोग थे, सिख लोग थे, बोला जाओ भाई पंजाब में जाओ, तुम्हें ट्रेन में बैठा देंगे, तुम जाओ पंजाब में। वो बोले जी नहीं जाएंगे हम तो पंजाब में। तो थोड़े आपस में बहस हो जाती है, डिबेट ऐसी इस तरीके से। और जैसी बहस हुई इस जहाज के एक तरह से लोगों के मध्य और अंग्रेज सिपाहियों के मध्य, तो उस बहस के अंदर है ना भाई साहब वो बहस ऐसी भयंकर बनी कि आपस में मुठभेड़ होगी, है ना, और अंग्रेजों ने गोलीबारी चला दी इनके ऊपर बजबज नामक स्थान पर। तो कहते हैं कि जो एक तरह से इसमें जितने बंदे थे, है ना, उसमें काफी एक तरह से लोग मारे गए, काफी घायल हुए। 376 बंदे बताए मैंने टोटल। तो 376 में लगभग एक तरह से 337 लोग तो इसमें सिख थे, ज्यादातर पंजाबी थे, 337 थे सिख, ठीक है, 337 के समथिंग तो सिख लोग थे, ज्यादातर सिख ही है। 27 लोग इसके अंदर एक तरह से मुस्लिम हुआ करते थे, और 12 लोग मात्र हिंदू थे। जैसे अभी अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने भाई साहब जहाज के अंदर लगभग 104 बंदों को बैठाकर अभी अमृतसर के अंदर गुरु रामदास एयरपोर्ट पर भेज दिया, सुना होगा ना कल आपने न्यूज में। तो जो घटना यहां पर एक तरह से बजबज नामक पोर्ट पर घटी ना, उस घटना को देश के दुनिया के इतिहास में कहा गया कामागाटामारू इंसिडेंट, कामागाटामारू प्रकरण। तो कामागाटामारू प्रकरण कब हुआ, 1914 में हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, इतना याद करना। और कौन से देश ने भारत के प्रवेश से संबंधित एक रूल बनाया था, कनाडा ने रूल बनाया था। गुरदीप सिंह एक तरह से जो जहाज लेता, उस जहाज का नाम क्या था, कामागाटामारू जहाज था, और गुरदीप सिंह इससे एक तरह से मेन संबंधित। इस घटना के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक कमेटी बनी जिसका नाम था सौर कमेटी। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको समझ जाओगे। एक बुक आई थी कामागाटामारू इंसिडेंट से संबंधित, एक बुक है हमारे दुनिया के अंदर इतिहास में जिसका नाम है भारत में राजनीतिक व्याधि, भारत में राजनीतिक व्याधि, एक पुस्तक का नाम है, जेम्स कैपेबल के द्वारा लिखी गई थी। एक बुक है इस घटना से संबंधित, अगर तुम्हारे हाथ लगे तो इस बुक को पढ़ोगे तो पूरी डिटेल मिल जाएगा आपको इसका। भारत में राजनीतिक, भारत में राजनीतिक व्याधि, भारत में राजनीतिक व्याधि, एक पुस्तक का नाम है भाई ये ओनली, ठीक है। और इसके जो राइटर है ना, इसके राइटर है जेम्स कैम्पेबल, ठीक है, जेम्स कैम्पेबल, जेम्स कैम्पेबल, ये एक तरह से राइटर है। इस पुस्तक में ना कामागाटामारू इंसिडेंट के बारे में वर्णन कर रखा है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या क्या बात कर रहा हूं। तो कामागाटामारू क्या है, कामागाटामारू एक समुद्री जहाज का नाम था, और इसी जहाज के ऊपर है ना पुलिस और जो इस जहाज में जो बंदे थे उनके अंदर आपस में एक तरह से मुठभेड़ होती है ना, जो घटनाक्रम होता है वो कामागाटामारू इंसिडेंट के नाम से जाना गया। भारत के इतिहास में 1914 में हुआ था। तो बहुत से क्वेश्चन कामागाटामारू से संबंधित बन जाते हैं, और ज्यादातर पेपर में एक क्वेश्चन ये आता था पहले कामागाटामारू क्या है, तो एक समुद्री जहाज का नाम है भाई साहब, इतनी से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो समझ जाओगे। तो कौन से देश से संबंधित, अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है, समझ जाओगे। सीजीएल 2023 के अंदर पेपर में आया भी क्वेश्चन था, आपने सीजीएल का पेपर देखा 2023 वाला। चलो अब यहां पर एक क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये क्वेश्चन यहां पर इस टाइप का स्टेटमेंट का क्वेश्चन या कोड वाला क्वेश्चन डालने का हमारा एक मकसद, यहां पर एक उद्देश्य ये है कि इस टाइप के भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 4 घटनाक्रम आपके सामने डाल देंगे, सामने उनका एक तरह से डेट डाल देंगे, सही क्रम में मिलान कीजिए, या 4 घटना या 4 कोई आंदोलन या 4 कोई भी एक तरह से इंसिडेंट के बारे में लिख देंगे, इनको सही क्रम में जचाइए, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जैसे पूछ लेंगे। तो यहां पर एक तरह से कुछ कॉन्स्पिरेसी के बारे में लिखा गया है, और यह पूछा गया है कि इन घटनाओं से संबंधित कौन कौन नेता थे। तो इधर एक तरह से घटना का नाम है, और उस घटना से संबंधित कौन नेता था वो यहां पर पूछा है। तो थोड़ा चर्चा करते हैं, और चर्चा कैसे करते हैं आप लोग हमारे साथ करने की कोशिश करना। चर्चा ये कर रहे हैं भाई साहब, क्या चर्चा करेंगे, चर्चा, खर्चा नहीं चर्चा, ठीक है। क्या, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी। ये हावड़ा कॉन्स्पिरेसी है ना, ये हावड़ा कॉन्स्पिरेसी सन 1910 में हुआ था, ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी क्या हुआ था 1910 में। एक हमारे देश के क्रांतिकारी का डेथ हो गया था, अंग्रेजों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद है ना हावड़ा के अंदर एक तरह से एक्शन में आए थे भारत के क्रांतिकारी। तो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी है ना, ये बंगाल में हुआ था। तो ये हुआ था किसके नेतृत्व में, या कौन इसके हीरो थे, इसमें मेन क्रांतिकारी कौन है, तो जितेंद्र नाथ मुखर्जी।
तो ए का 3 आ जाएगा। तो ए का 3 किस में है? ए का 3 एक में ही है। खत्म कहानी, हो गया आंसर सॉल्यूशन क्लियर। लेकिन हम एग्जाम में तो नहीं है फिलहाल, हम तो अभी एक तरह से इनको रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की क्या घटना है। तो ए का 3 यानी कि हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था, ध्यान रखना, जितेंद्र नाथ मुखर्जी के एक तरह से नेतृत्व में। लाहौर षड्यंत्र, ये लाहौर षड्यंत्र हुआ है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, है ना। स्कॉट को मारना चाहते थे, स्कॉट नाम पुलिस अधीक्षक को, जो कि लाहौर के थे। बट स्कॉट की किस्मत, स्कॉट उस समय एक तरह से आ नहीं रहे थे और उसके स्थान पर एक तरह से सुलटा दिया गया। कौन? सैंडर्स, है ना, सुना होगा आपने, सैंडर्स को मारने वाले राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, HSRA के मेंबर। और इसके बाद इन तीनों हमारे देश के महान क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी। 23 मार्च सन 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था इनको लाहौर जेल के अंदर। तो जो इनके ऊपर केस बना था ना सैंडर्स की एक तरह हत्या का, उस केस का नाम था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो कौन कौन शामिल थे? राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, मेन 3 हीरो आपने सुनोगे हिंदुस्तान के, एक तरह से सब हिंदुस्तान के हृदय में, आत्मा में नाम चलता है राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का, पढ़ाएंगे आने वाले दिनों में। तो लाहौर षड्यंत्र में इनमें से कौन संबंधित है? तो इसमें एक राजगुरु साहब जी आ रहे हैं, तो राजगुरु जी आ जाएगा नाम, ठीक है। तो बी का 4, तो बी का 4 देखो आप लोग यहां पर देख रहे हो, ऑप्शन सी में आ रहा है। एक दिल्ली षड्यंत्र केस, आपने सुना होगा, हिंदुस्तान की जो कैपिटल है अनाउंसमेंट हुई थी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के काल में, लेकिन ट्रांसफर हुई थी दिसंबर 1912 में। तो जब लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हो रही है ना, तो गाजे बाजे सज्जो सजावट के माध्यम से भाई साहब हार्डिंग इंडिया के अंदर दिल्ली शहर में प्रवेश कर रहे हैं चांदनी चौक स्थान से। और इसी स्थान पर रास बिहारी बोस और उसके कुछ साथी क्रांतिकारी इस होर्डिंग को बम से उड़ाने का प्लान बनाते हैं। और रास बिहारी बोस के नेतृत्व में, है ना, बसंत कुमार विश्वास हो गया, अमीचंद हो गया, रास बिहारी बोस हो गया, ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी, देश के महान क्रांतिकारी, ये होर्डिंग सेकंड के काफिले पर बम फेंकते हैं, जिसमें होर्डिंग सेकंड तो बच निकला और उनका महावत मारा गया था। तो जो दिल्ली में 1912 में होर्डिंग बम कांड हुआ था ना, उसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली होर्डिंग बम कांड के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें काफी लोग एक तरह से शामिल थे। रास बिहारी बोस को तो अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे, रास बिहारी बोस तो एक तरह से जापान चले गए थे और बाद में आजाद हिंद फौज में अहम रोल अपना योगदान भी देते हैं। लेकिन कुछ हमारे देश के ऐसे क्रांतिकारी थे, जैसे बसंत कुमार विश्वास, आपने सुना होगा, बसंत कुमार विश्वास, मैं यहां पर लिख रहा हूं नाम, बसंत कुमार, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास, विश्वास नहीं विश्वास है। तो एक तो बसंत कुमार विश्वास, और एक दो नाम और बता देते हैं। एक नाम आपने मेरे हिसाब से सुना होगा सभी ने, भाई बाल मुकुंद, बाल मुकुंद का नाम सुना हो तो, भाई बाल मुकुंद बोलते हैं इनको, भाई बाल मुकुंद या बाल मुकुंद लिख देता हूं मैं। इन लोगों को अरेस्ट किया गया और इनको अंबाला के अंदर, अंबाला जानते होंगे, हरियाणा के अंदर ही अंबाला भी एक मेन गढ़ हुआ करता था अंग्रेजों के शासनकाल में, काफी क्रांतिकारियों को यहां पर फांसी दी गई थी। बसंत कुमार विश्वास और बाल मुकुंद को, इनको सन 1915 में एक तरह से अंबाला जेल के अंदर फांसी दे दी जाती, दिल्ली होर्डिंग बम कांड के केस में, तो इनको फांसी मिली थी। रास बिहारी बोस मेन नेतृत्व करता थे, लेकिन रास बिहारी बोस गिरफ्तार हो नहीं पाए थे, तो इनको फांसी दे दी गई थी। ये वही अंबाला है जहां पर 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को भी फांसी दी गई थी। तो काफी क्रांतिकारी को अंबाला जेल में फांसी दिया गया था। तो ये जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है ना, ये दिल्ली बम कांड है, वो एक तरह से कौन आ जाएंगे? तो मास्टर अमीचंद, ठीक है, तो अमीचंद एक शामिल थे इसमें, मास्टर अमीचंद, ठीक है, मास्टर अमीचंद हो गया, बसंत कुमार विश्वास हो गया, बाल मुकुंद हो गया, रास बिहारी बोस हो गया, ये दिल्ली बम होर्डिंग कांड से संबंधित है। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस आपने पढ़ा, अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर बम कांड या मुजफ्फरपुर बम कांड, 1908 में अंग्रेज D.H. किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंकने का योजना बनाई थी, जो अलीपुर से मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर होकर आ रहे थे 30 अप्रैल 1908 को। तो देश के अंदर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस D.H. किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका, लेकिन यहां पर इसका भी भाग्य D.H. का ये भी बच निकला था। तो इसके अंदर खुदीराम बोस को अंग्रेज लोग 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में मात्र 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका देते हैं। तो जो अलीपुर बम कॉन्स्पिरेसी, अलीपुर बम कांड है 1908 का, आप लोग जानते होंगे, जिसमें अरविंद घोष को भी अंग्रेज लोगों ने अरेस्ट किया था, लेकिन चित्तरंजन दास अरविंद घोष के केस को लड़ता है और चित्तरंजन दास अरविंद घोष जी को एक तरह से कटघरे से बाहर निकाल कर लेकर आ जाते हैं। तो अरविंदो घोष जो है ना, वो एक तरह से अलीपुर षड्यंत्र केस के अंदर एक तरह से शामिल है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हम आपको सिर्फ ये एक तरह से महसूस कराना चाह रहे हैं, है ना, बाकी आंसर तो आप लोग यहां पर समझ जाओगे। ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ, लाहौर षड्यंत्र एक तरह से आप लोग जानते होंगे जो केस बना था 1931, दिल्ली षड्यंत्र 1912, अलीपुर बम कांड सन 1908 1908। ठीक है साहब, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो कौन कौन है जिनको एक तरह से इंग्लैंड में फांसी दी गई? देखो आपने नाम सुना होगा मदन लाल ढींगरा का नाम, जिसने कर्जन वायली को लंदन में उड़ा दिया था
1 जुलाई 1909 को, जिनके बाद अगस्त 1909 में मदन लाल ढींगरा को लंदन में फांसी दी गई। और जिसने जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, और ऑर्डर देने वाला था माइकल ओडायर। और माइकल ओडायर को 13 मार्च 1940 को हमारे देश के उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में उड़ा दिया था, कैक्सटन हॉल में। तो माइकल ओडायर को मारने वाला उधम सिंह और कर्जन वाइली नाम के अंग्रेज को मारने वाला मदन लाल ढींगरा, इन दोनों को लंदन में फांसी दी गई थी। आंसर आपके सामने है, मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो सरदार अजीत सिंह है, बाबा गुरदीप सिंह है, वीडी सावरकर है। तो देखो बाबा गुरदीप, अभी मैंने कहा था ना, बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू नामक जहाज लिया था किराए पर, मिस्टर बुन्ने नाम के बंदे से जहाज किराए पर लिया था। तो कामागाटा मारू एक समुद्री जहाज था जो किराए पर किसने लिया था? गुरदीप सिंह। और यही 376 बंदों को बैठाकर कनाडा की तरफ एक तरह से चलते हैं, जो अभी लास्ट टाइम अभी मैंने बात की है, इससे 2-3 पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका समझ जाओगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कामागाटा मारू क्या है, यानी क्या है कामागाटा मारू? तो एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, बिल्कुल गलत है। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता, बिल्कुल गलत है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, बिल्कुल सही है। तो यही आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ये टॉपिक हम पढ़ चुके, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करवा देते, काफी क्वेश्चन है ना, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको समझ रहे होंगे। तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, ठीक है। तो कामागाटा मारू क्या है? एक समुद्री जहाज है ना। कामागाटा मारू क्या है? एक समुद्री जहाज है जो बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था, है ना। और कनाडा वाला जो रूल है, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया, 2 क्वेश्चन पहले, आप लोग इसको समझ जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, यानी यहां पर ये पूछा है। देखो इसका आंसर तुम दे सकते हो। आंसर कैसे दे सकते हो कि गदर पार्टी जो 1913 में अमेरिका में बनी थी ना, तो उसका हेडक्वार्टर कहां पर था? सैन फ्रांसिस्को। अगर वर्ल्ड मैप आपने अच्छे से पढ़ा हो तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को कौन सी दिशा में है? अमेरिका की कौन सी दिशा में सैन फ्रांसिस्को है? जैसे भारत में राजस्थान इंडिया की किस दिशा में है? पश्चिम में। गुजरात पश्चिम में, बंगाल यानी पश्चिम बंगाल पूर्व में। तो ऐसे सैन फ्रांसिस्को यूएसए की किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और यहां से हिंदुस्तान की क्रांतिकारी जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ एक्शन लेने की क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन पे घटना, अंजाम पे अंजाम देने का प्लान बनाते हैं। तो पश्चिम अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के पश्चिम में है, तो वेस्टर्न अमेरिका इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन है, सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, PYQ। नेक्स्ट बात करते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति, देखो गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था ये पूछा गया। तो 1913 में गदर पार्टी बनी थी और वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ था। तो 1914 के जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ था ना पहला, तो साया एक तरह से वर्ल्ड वार का चल रहा था 1912-13 से पूरा पूरा। तात्कालिक कारण तो बनते हैं, लेकिन प्लान तो बहुत पहले से चल रही है ना, पढ़ाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, द ग्रेट वार। देखो वर्ल्ड वार एक तरह से वैसे एक ही था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार आप पढ़ते हो वैसे। इसका नाम था द ग्रेट वार, 1914 से 18 में चला। और इसी का एक तरह से दूसरा रूप 1939 से 1945 तक चला। जब ये दोबारा शुरू हुआ ना दूसरा, तो क्या लिख दिया कि पहला वाला पहला वर्ल्ड वार, दूसरा वाला दूसरा वर्ल्ड वार। नहीं तो इसका एक ही है, चरण इसके 2 थे, वर्ल्ड वार एक ही है ना। समझना, इसको समझाएंगे भी टॉपिक जब इसका आएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गदर पार्टी का मुख्यालय क्या था? बार बार पढ़ रहे, डेली पढ़ रहे है ना। तो सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को दुनिया में गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर क्या था? तो गदर क्या था? गदर वैसे एक गदर है ना, गदर इसका मतलब होता है क्रांति। गदर एक फिल्म भी आपने देखा होगा, ऊर्जा का लेखा हुआ, ठीक है। तो गदर एक क्रांति, गदर का अर्थ होता है क्रांति। तो भारतीयों के क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना, एग्जाम में बैठे हो तो हम ज्यादा समय खराब नहीं करते हो। ये सारे देखो, हमने इनका टाइटल जो था ना, इनका जो कंसेप्ट है हम पढ़ चुके हैं। अब इसके निकलते कुछ क्वेश्चन है, वो थोड़ा मैं रिवाइज करवा देता हूं, है ना, और आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज भी कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन एक तरह से स्टेटमेंट नहीं है, इसमें अधूरा क्वेश्चन है, वैसे अधूरा क्वेश्चन था ये, 2 उसमें डाल रखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। गदर आंदोलन की स्थापना की थी, तो गदर पार्टी, अब देखो यही पॉइंट है, गदर आंदोलन है, गदर पार्टी की बात कर रही है। तो गदर पार्टी कब बना था? गदर पार्टी बना था 15 जुलाई सन 1913 को, ठीक है। तो किसके द्वारा भाई? लाला हरदयाल है, सोहन सिंह भाकना, है ना। लाला हरदयाल भी थे, सोहन सिंह भाकना। लेकिन यहां पर स्थापना किसने की? तो सोहन सिंह भाकना पहले प्रेसिडेंट थे, पहले अध्यक्ष थे, तो सोहन सिंह भाकना साहब आएंगे। सदस्य काफी लोग थे, लेकिन इसने पूछी स्थापना किसने की थी, तो सोहन सिंह भाकना। पब्लिकेशन बुकों में लाला हरदयाल लिखा होता है, लेकिन ध्यान रखना दोनों भी ऑप्शन है, तो सोहन सिंह भाकना लगाना, ठीक है। सोहन सिंह भाकना मेन थे, पहले इसके अध्यक्ष भी थे, ठीक है साहब। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से समझ जाओगे, है ना। जल्दी नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे, हरियाणा जीके के सेशन हमारा होगा इससे आगे का। तब तक आप लोग अच्छे से कवर करते रहना, पढ़ते रहना। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, किस सब्जेक्ट पर जीके जीएस के किस सब्जेक्ट पर और भी आप क्लास आते हो तो आप लोग ये भी कमेंट करना। जल्द आपको सब्जेक्ट से संबंधित एक बेहतरीन क्लास आपके सामने एक सेशन के रूप में हम लेके आएंगे। PYQ क्वेश्चन को माध्यम बनाएंगे, डिटेल आपके सामने सारे देंगे,
है ना। हरियाणा जी की क्लास हमारी चल रही है, अभी ये इतिहास का सेशन था, इससे पहले हम एक तरह से 20-21 क्लास ले चुकी है। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे सामने आए, हमारे सेशन में आए, तो आप लोग हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, साइड में बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे और सारी क्लासों को एक तरह से स्टेप टू स्टेप आप कवर करोगे। एक बार ईमानदारी से रिवाइज कर लोगे, एग्जाम अगर टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद करना आपको क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, अगर आपने ईमानदारी से चीज़ें कवर की है तो। क्योंकि जितने हिंदुस्तान में आज से पहले क्वेश्चन आए पेपरों में बनकर, हर लेवल के पेपरों में सारे क्वेश्चन सेट बनकर हम आपके सामने सेट करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग ऐसे कवर करते रहना, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद भाई, धन्यवाद।